चुनाव है और जिन मुद्दों पर हंगामा है उसमें सबसे ऊपर है संविधान, और संविधान में छेड़छाड़ के आरोपों के साथ आरक्षण से छेड़छाड़ का आरोप। आज श्वेत पत्र में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन तक आरक्षण का यह मुद्दा कितना सुलग रहा है। चाहे जातीय जनगणना की बात हो, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो या फिर ओबीसी आरक्षण की मांग, इन सारी चीजों के बीच संविधान। पेश है इन्हीं मुद्दों पर श्वेत पत्र। संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। जो संविधान है, प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लगेगी। लड़ाई वोटों की, हथियार आरक्षण का और ढाल संविधान की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नीति से नियत तक जंग आर पार की छिड़ी है। आरक्षण के मुद्दे पर भीषण तकरार। भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। आरक्षण को ना हम हटाएंगे, ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। तो सोचिए, अगर वो आरक्षण नहीं खत्म करना चाहते तो आखिरकार प्राइवेट के रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इनका आरक्षण छीनकर धर्म के नाम पर आरक्षण करना चाहते हैं। विकास की गारंटियों के बाद आरक्षण पर चुनौतियां हैं। मैं सरदार साहब की भूमि से शाही परिवार के शाहजादों को चुनौती देता हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे पट्टों को चुनौती देता हूं। मैं उनकी पूरी इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं। और मेरी 3 चुनौतियां हैं। क्योंकि जो किसानों की जमीन, न्याय के वादों के बाद आरक्षण पर खुले टकराव के इरादे हैं। किसानों को ये इस देश में ये गरीबों को अधिकार देता है, ये गरीबों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, उनके भविष्य की देखभाल करता है और देश में उनकी आवाज और उनका जो जीने का तरीका है उसकी रक्षा करता है। बीजेपी चाहती है कि इसे फाड़ के फेंक दिया जाए। जातियों के आरक्षण में धर्म के मुद्दे पर छिड़ा रण है। कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी रुचि है मुस्लिम समाज की जो हिंदुओं से अलग है? बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बरसर इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन खत्म करेगी। आरक्षण का हितैषी बनने के लिए अपनी अपनी होड़ है, अपना अपना प्रण है। जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आम्बेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, ఎస్ దే ఆర్ డిజర్వింగ్, విల్ ప్రొటెక్ట్, దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్. ఎందుకు ఈ రోజు ముస్లిమ్స్ లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది. तीसरे चरण की वोटिंग के पहले चुनाव प्रचार में आरक्षण का मुद्दा नाक की लड़ाई क्यों है? आरक्षण वोट के लिए जरूरी क्यों बन चुका है? आरक्षण में मुसलमान मुद्दा कैसे बने? क्या जातिगत आरक्षण की काट मुस्लिम आरक्षण है? क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी फिर से आई तो संविधान बदल देगी? बिल्कुल, माहौल के अनुसार अगर संविधान में चेंज की जरूरत है
तो वो बिल्कुल जरूरी है। राजनीतिक स्टंट होते हैं, वो तो आप सभी लोग समझते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी के आने से संविधान बदल जाए। डराने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल डराने के लिए कह रहे हैं। हम सब पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हर कास्ट का आदमी पढ़ रहा है, राइट? तो क्यों है आरक्षण? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजादी के बाद से देश में अलग अलग विचारधाराओं के दलों की सरकारें बनी, लेकिन आरक्षण का मुद्दा ज्वलंत रहा। इस बार तो आरक्षण के मुद्दे के साथ फर्जी वीडियो भी चल निकले। 16 साल से हमने आरक्षण को कभी छुआ नहीं है, न छूना चाहते हैं। ये डेस्परेट है, इसलिए मेरे वीडियो को भी उन्होंने एडिट कर गलत तरीके से लोगों के बीच में डालने का प्रयास। आरक्षण के मुद्दे ने कई बार अतीत में सरकारें गिराई और बनाई हैं। वोट की सामाजिक व्यवस्थाएं बदली हैं। राजनीति को ये मुद्दा सुहाता है, लेकिन अंतिम निर्णय जनता का होता है। ये लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं वो एआई के दौर के चुनाव हैं और इन चुनावों की शुरुआत से पहले एक कंसर्न इस चीज को लेकर उठा दिया गया था कि इन चुनावों में सावधान रहिए कि क्या सही और क्या गलत जानकारी सामने पेश आ रही है, और हुआ भी वही। और देखिए ना, आरक्षण के ही मुद्दे पर एक फर्जी वीडियो, वो भी गृह मंत्री का सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। चुनाव प्रचार के जिस चरण में आरक्षण को लेकर सबसे भीषण जंग छिड़ी है, तब इसी मुद्दे पर गृह मंत्री का ओबीसी आरक्षण पर फर्जी वीडियो आया तो बीजेपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक बयान क्या क्या कर सकता है, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को खूब है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की महागठबंधन के सामने हार हुई थी। लालू और नीतीश ने तब साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने जब हार की समीक्षा की तो कई कारणों में बड़ा कारण आरक्षण मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान को माना गया। बिहार को वैसे भी जातिगत राजनीति का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है और मंडल राजनीति का केंद्र भी। चुनावों से कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। आरक्षण पर दिए उस बयान ने बिहार की राजनीति में भूकंप ला दिया। महागठबंधन ने इसे आरक्षण छीनने की मंशा बताते हुए बीजेपी को तब घेर लिया था। बीजेपी का जो अध्यक्ष है आरएसएस का मोहन भागवत, ये बोल रहा कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। मैंने रिजर्वेशन कह रहा कि कैंसिल कर दो, खत्म। बाबा का दिया हुआ रिजर्वेशन कोई माइकल लाल कैंसिल नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि जो कुछ भी आरएसएस प्रमुख ने कहा है वह भारतीय जनता पार्टी के विचारों को प्रकट करता है और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है अब लोगों के सामने आ गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद। महागठबंधन के सामने बीजेपी हार गई। संघ प्रमुख का बयान काफी दिनों तक बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने के आरोप के साथ गूंजता रहा। इसीलिए जैसे ही इस बार गृह मंत्री का वीडियो आया, उसके कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण पेश किया। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष असली और फर्जी वीडियो के साथ सामने रख दिया। तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर संघ प्रमुख तक को इस मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना पड़ा।
एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है, संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उसमें रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरक्षण के दायरे में आने वाला ओबीसी का बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट करता है और बीजेपी का विपक्ष पर वोटों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे पर फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप है कि कांग्रेस ने एक ऐसा हथकंडा अपनाया है, डीप फेक जैसा, जो एक बिल्कुल ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी चीज का उपयोग करके माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का एक डीप फेक वीडियो निकाला, अपने ऑफिशियल हैंडल पे कांग्रेस के झारखंड और तेलंगाना यूनिट्स ने निकाला है। ये बहुत गलत है। कांग्रेस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे। फर्जी वीडियो मामले में कानूनी कार्रवाई भी की गई, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोगों को समन भेजा गया, लेकिन डीप फेक और फर्जी वीडियो एक चुनौती साबित हो रहे हैं। कम से कम चुनावों के समय तो निश्चित ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी मंचों से मुस्लिम आरक्षण की बात करनी शुरू की कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में है कि जो सीधे तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए, उसमें सेंध लगाने की कोशिश अल्पसंख्यकों को आरक्षण देकर कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, तो इसके पीछे के गणित को समझना भी जरूरी है। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। प्रधानमंत्री मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के साथ कांग्रेस को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। पहले कांग्रेस पर बहुसंख्यकों की विरासत छीनकर अल्पसंख्यकों को देने की मंशा का आरोप, मंगलसूत्र छीने जाने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप और फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला दिया। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री तुष्टीकरण के आरोपों को लेकर इतने हमलावर क्यों हैं? जवाब भी राजनीतिक बयानबाजी में छुपा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। अच्छा, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, कहते हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है, एक अमीर एक गरीब। मगर हमने डिसीजन ले लिया है, जाति जनगणना होगा, 50% का ये जो बैरियर बना रखा है इसको तोड़ फोड़ के हम परे कर देंगे।
जाति जनगणना का सवाल अलग अलग जातियों के बीच अपने अपने अधिकारों का भाव जगाता है और ये वोट बैंक बनते हैं। बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति का आरोप लगता है, जहां जातियों का भेद मिटता है। इसीलिए बीजेपी जब मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर कांग्रेस या किसी दल को घेरती है तो हिंदुत्व के साथ ओबीसी, एससी, एसटी का हित भी शामिल कर लेती है। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी। मेरी तीसरी चुनौती है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। साजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय चुनावों में विकास या मूलभूत सुविधाओं से अधिक जातीय पहचान और धार्मिक विवाद अहम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना रैली से मुस्लिम आरक्षण के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को मिटने न देने का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को 3 चुनौतियां दी। तो इसकी बड़ी वजह भी है। तेलंगाना में 80% हिंदू और 13% मुसलमान हैं। तेलंगाना में ओबीसी, एससी, एसटी की राजनीति खुले तौर पर नहीं है। मुस्लिम आरक्षण के विरोध के साथ तेलंगाना में बीजेपी की रणनीति हिंदुओं के बीच ओबीसी, एससी, एसटी की राजनीतिक पिच तैयार करना हो सकता है, क्योंकि यूपी में एसपी, बीएसपी, आरएलडी, बिहार में आरजेडी, एलजेपी, हरियाणा में आईएनएलडी, जेजेपी जैसी पार्टियों का बेस ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की राजनीति है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी रूप से बीजेपी के सामने जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण का विरोध करके एक तीर से 2 निशाने साध रही है। पहला, हिंदुत्व की जड़ और मजबूत करना। दूसरा, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को सबसे बड़े हितैषी होने का विश्वास दिलाना। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। मतदान के अंतिम चरण तक जातियों के आवरण में आरक्षण और आरक्षण के आवरण में धर्म मजहब का मुद्दा जनता के बीच रहेगा। समय के साथ इसकी आक्रामकता में और तेजी आना तय है। देश में मंडल की राजनीति का भी प्रभाव देखा है और देश ने कमंडल की राजनीति का भी प्रभाव देखा है। मंडल यानी जब जातियों में बंटते हैं सब, और जब जातियां वोट बैंक बनती हैं। कमंडल सीधे तौर पर 2 धार्मिक ध्रुवों के बीच की राजनीति के तौर पर नजर आता है। ऐसे में जब आरक्षण की बात होती है तो क्या मुस्लिम आरक्षण उसी की काट है? ये कांग्रेस और उनके
ये चट्टे बट्टे, ये जेएमएम और आरजेडी साहब, ये आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण में डाका डालकर आरक्षण में से कुछ हिस्सा छीन करके ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके मुसलमानों को देना चाहती है। आज इस देश की जनता कह रही है, मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। आरक्षण की चर्चा में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे का विमर्श है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं और इसके जरिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है, और सरिया के आधार पर क्या यह देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर यह देश नहीं चल सकता। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। संविधान के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था का आधार वंचित समाज की जातियां हैं, धर्म नहीं। इसीलिए मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा चुनाव में सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस से मुस्लिम आरक्षण पर लिखित में गारंटी मांग रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। दरअसल कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था है, जिसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने ओबीसी समाज का कोटा काट कर कम किया है और अब ये फॉर्मूला कांग्रेस देश भर में लागू करना चाहती है, जिसको लेकर कांग्रेस की पिछली सरकारों का हवाला बीजेपी दे रही है। कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण कैसे दिया जा रहा है वो जान लेते हैं। कर्नाटक में ओबीसी की कुल 5 कैटेगरी है। इसमें कैटेगरी 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां हैं और उपजातियां हैं, इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिम धर्म को ही शामिल कर दिया गया है। इसमें 4% आरक्षण है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में 32% आरक्षण मिलता है। अब अगर कर्नाटक में मुसलमानों को मिलने वाला कुछ आरक्षण देखा जाए तो राज्य की 12.92% आबादी वाले मुसलमानों को ओबीसी के 32% में से कैटेगरी 1 में 4, कैटेगरी 2A में 15, कैटेगरी 2B में 4% मिलाकर कुल 23% का आरक्षण मिल रहा है। इसी तरह देश के कई अन्य राज्यों में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आंध्र प्रदेश में सरकार BCE श्रेणी में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल में कुल 179 जातियां ओबीसी में हैं। ये जातियां 2 कैटेगरी में हैं, A और B। A की 81 जातियों में 73 जातियां मुसलमानों की हैं, 8 जातियां हिंदुओं की। B कैटेगरी में 45 जातियां मुसलमानों की, 53 हिंदू ओबीसी की। इस तरह A कैटेगरी में 91.5% मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जबकि हिंदू ओबीसी लाभार्थी 8.5% हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी मुस्लिम आरक्षण को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में 90% मुसलमान आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। केरल में मुसलमानों को शिक्षा के लिए 8% और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाता है। बिहार में 1970 से पिछड़ी जातियों के लिए कोटा है। बिहार में जिन मुसलमानों को पिछड़ा कहा गया है उनमें अंसारी, मंसूरी, इदरीसी,
दफाली, धोबी, नालबन जैसे जाति शामिल हैं। नौकरी और सरकारी परियोजनाओं में 3% कोटा का लाभ इन्हें मिलता है। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में दर्ज है कि राज्य जिन नागरिकों को पिछड़ा वर्ग मानता है उन्हें ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का लाभ दे सकता है। राज्य सरकारों ने मुस्लिम धर्म में जातियों के हवाले से आरक्षण दे दिया है। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमलावर है। 2009 के चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि केरल, कर्नाटक और आंध्र की तरह पूरे देश में अल्पसंख्यकों की आरक्षण नीति लागू करेंगे। 2014 में भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को आरक्षण की बात कही। 2024 के मैनिफेस्टो में भी अल्पसंख्यकों को लेकर कई घोषणाएं की गयी। बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पे तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगा रही है और इस तरह आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनावों की शुरुआत के साथ ही 400 पार का नारा दिया था, तब शायद ये उसके आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास की निशानी के तौर पर देखा गया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा, इसको सीधे तौर पर संविधान बदल देने के आरोप से जोड़ा गया। बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है। जो लोग संविधान को बदलेगा खुद ही खत्म हो जाए। संविधान बचाओ का नारा देकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी संविधान के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर आक्रामक। जनता के बीच संविधान एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आरक्षण में फेरबदल हो सकता है आपके? इतनी वैसे हिम्मत नहीं है, जनता इतनी हिम्मत नहीं है उनमें, ये डरा है। क्या संविधान में बदलाव हो सकता है बीजेपी? मैम एक्चुअली दीज आर द स्पेकुलेशंस। मेरा मानना ये है कि अगर वो कोशिश भी करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूँ कि बेसिकली जो काम कर रहा है मैं उसको ही वोट दूंगा। संविधान के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी नेताओं के बयानों को आधार बना रहा है। राज्य ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು। नरेंद्र मोदी संविधान में, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पैदा करेगा। परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। संविधान के ही मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सरकारों की पुरानी नीतियों और मौजूदा चुनाव में नियत को आधार बनाकर सवाल उठा रही है। दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को हाथ नहीं लगा सकती। बीजेपी पर संविधान बदलने की मंशा का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने काफी पहले से ही चुनावी पिच तैयार करनी शुरू कर दी थी। अब लगातार ईडी, सीबीआई के शिकंजे में नेता फंस रहे थे, ये सवाल तब से उठ रहा है। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। हम अपना संविधान बदलने नहीं देंगे, चाहे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। चुनावों में संविधान बचाओ की लड़ाई ने और तेजी पकड़ी। अब रैलियों में संविधान की प्रतियां दिख रही हैं और जनता के सामने नैरेटिव सेट करने की कोशिशें। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया। इसके बिना, मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। जय जय गरवी गुजरात।
विपक्ष के आरोपों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता के बीच संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं और विपक्ष के वार की धार कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। इरादा है न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, नहीं ये पाप करना हमारा रास्ता है। और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। संविधान के साथ आम नागरिक के अधिकार जुड़ते हैं और इसी को देखते हुए राजनीति में संविधान का उल्लेख वोट बैंक की गोलबंदी के काम भी आता है। इसीलिए पहले भी संविधान एक मुद्दा रहा है। 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रति को हाथी पर रखकर संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया था। 2014 में प्रधानमंत्री बने तो संसद को नमन किया। 2019 में जीतने पर संविधान को सामने रखकर अपनी बात कही। राहुल गांधी अपनी रैलियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वो जहां जाएं संविधान की प्रति जेब में रखें। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। इस वक्त देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है और किसी तरह से हमें संघर्ष करके इसे बचाना है। जब मैं हरियाणा में घूमता हूं, अब एक शब्द मेरे को सुनाई दे रहा है जो पहले सुनाई नहीं दिया करता था, तानाशाही। अब गांव-गांव में लोग कह रहे हैं तो भाई तानाशाही कर दी। चुनावी चरण के रण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खुद को संविधान का रक्षक और एक दूसरे को संविधान द्रोही बता रहे हैं। जनता के बीच ये मुद्दा जा भी रहा है। असर कितना पड़ेगा इसकी समीक्षा नतीजों के बाद ही हो सकती है। बिहार चुनावों के दौरान एक बार संघ प्रमुख के एक बयान को कुछ इस तरीके से मुद्दा बनाकर तूल दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत नहीं पाई थी। फिर जब बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वो बिहार के थे और एनडीए के विपक्ष के गठबंधन में काफी हद तक नेतृत्व वाली भूमिका उनकी रही, लेकिन फिर वो उस गठबंधन को छोड़कर वापस एनडीए में आ गए। जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है। बिहार को जातीय राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता है। जब पूरे देश में ही जाति जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दे गूंज रहे हो, तब बिहार में ये मुद्दा एक अलग रंग ले लेता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा इस सब की संख्या जब बढ़ी हुई हमको ज्यादा निकली तो उसके लिए हम लोगों ने उनका जो आरक्षण की सीमा 50 थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65 कर दिया और 10% तो केंद्र सरकार के हिसाब अपर कास्ट में मिलता ही है, तो इस तरह से कुल मिला के 75% हो गया। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन चल रहा है और दोनों तरफ से जातियों की राजनीति और आरक्षण का मुद्दा सर्वोपरि है। जिन्होंने खुद अपना समीकरण जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बनाया हुआ है, जब ये लोग एमवाई समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं? बिहार में जातीयता को बढ़ावा देने की ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की। भाई मैं भी एमवाई की बात करता हूँ, पर मेरे एमवाई में महिला है और युवा है। तीसरे चरण के मतदान से पहले जातिगत आरक्षण का मुद्दा क्यों तूल पकड़ता जा रहा है, इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसके लिए 55 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है वो है मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, झंझारपुर और सुपौल। अब अगर इन सीटों के जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो झंझारपुर, सुपौल और अररिया में अति पिछड़ा वोटर्स निर्णायक संख्या में हैं, जबकि मधेपुरा और खगड़िया में पिछड़ी जाति के वोटर अच्छी संख्या में हैं। आरक्षण का मुद्दा पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों से सीधा जुड़ता है, तो चुनाव प्रचार में इसे तरजीह मिलना स्वाभाविक है।
वैसे बिहार की पहचान मंडल राजनीति और सामाजिक न्याय की लड़ाई वाले राज्य की है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को 2015 में गठबंधन हरा चुका है। आरक्षण का मुद्दा फिर बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर है। बीजेपी इसको लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पिछड़ा वर्ग का अगर कोई घोर विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी, और ये लालू जी भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे। पिछले साल नीतीश कुमार जब विपक्षी गठबंधन के साथ थे तब उन्होंने ही जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले उठाया। जातीय सर्वे भी किया और आरक्षण की व्यवस्था भी बदली। अब नीतीश एनडीए में है, लेकिन विपक्ष जातीय आधार पर जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उठाए हुए है। ये मुद्दा आज से नहीं, हमेशा से ज्वलंत रहा है। सवाल यह है कि इन चुनावों में इसका असर कितना पड़ेगा।